हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया कि किस तरह से इतिहास के सिलेबस को पढ़े ताकि लंबे समय तक हमारे दिमाग में इतिहास के हर तथ्य फिट हो सके। ठीक है। पिछले ही वीडियो में मैंने बताया कि इतिहास में हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि ऐतिहासिक काल में आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग कवर करेंगे सबसे पहले। क्योंकि 50% क्वेश्चन वहीं से आते हैं। जितने भी बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हो, और भी जीएस बेस्ड जो एग्ज़ाम होते हैं, उन सब में आधुनिक भारत का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आगे भी रहता रहेगा और होता भी है। ठीक है। तो हम लोग अभी आधुनिक भारत के इतिहास के सबसे पहला चैप्टर यानी सबसे पहला अध्याय यूरोपीय कंपनी का आगमन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि यूरोप वासियों में वास्को डिगामा पुर्तगाल जितने भी सारे थे, अंग्रेज थे, डच थे, वो लोग भारत आते हैं। किस तरीका से आते हैं? तो भारत में केवल व्यापार करने के लिए आते हैं। ठीक है। केवल व्यापार करने के लिए आती है, लेकिन भारत में आकर के व्यापार तो करते ही हैं। भारत में आकर के व्यापार करने के साथ साथ वो भारत पर भी नियंत्रण करने लगते हैं। धीरे धीरे भारत को अपने चपेट में ले लेते हैं। ठीक है। अपने चपेट में लेने के क्रम में भारत पर शासन करने लगते हैं। यूरोप से अलग अलग वासी आकर के, अलग अलग पुर्तगाल के वायसराय आकर के भारत पर शासन करने लगते हैं और अपने अधीन भारत को कर लेते हैं। ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये मेरा चैनल है दोस्तों, जीएस पॉइंट। ठीक। कर हर मैदान फतह, इसका अर्थ होता है कि कोई भी परिस्थिति हो, चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, चाहे आपको कोई सपोर्ट न दे रहा हो, चाहे आपके परिवार सपोर्ट न कर रहे हो, चाहे गांव वाले सपोर्ट न कर रहे हो, लेकिन आपको हर स्थिति में अपनी स्थिति से लड़ना है। ठीक है। और अपनी स्थिति से लड़ करके एक अच्छा मुकाम हासिल करना है, एक अच्छा पद पा लेना है गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है दोस्तों। आइए, लिखा है मैंने आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक। और आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनी का आगमन सबसे पहला चैप्टर है, जिसको हम अभी बताने वाले हैं। ठीक है। देखिए, ये आपके सामने बहुत ही अच्छा मैंने मैप ड्रॉ कर दिया है। यह विश्व का मैप है। ये लिखे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसको, विश्व मानचित्र। ठीक है दोस्तों। और आप जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा जाती है, उसको भूमध्य रेखा कहते हैं। तो हम यहाँ पर भी एक रेखा ड्रॉ कर लेते हैं बीचों बीच। ठीक है दोस्तों, ये जो रेखा मैंने ड्रॉ किया, यह भूमध्य रेखा कहलाता है, जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं और ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और हमारा जो भारत जिस गोलार्ध में बसा हुआ है, वह उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में स्पेशली उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है दोस्तों। आइए समझते हैं। आपके सामने ये पूरा वर्ल्ड का मानचित्र मैंने ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर कुछ मैंने चित्र के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। देखिए दोस्तों, ये हमारा एशिया है और एशिया में ही हमारा भारत आता है। ठीक। और ये यूरोप है। यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होती है यूरोपीय कंपनी का आगमन के लिए। ये हमारा यूरोप है, ये एशिया है, ये भारत है, और ये पूरा अफ्रीका है। ये अफ्रीका के ऊपर वाले को उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है। यहाँ पर यूरोप क्या होता है दोस्तों, बैकग्राउंड यह है कि यूरोप में एक राजा रहते हैं जो कि क्या करते हैं, यूरोप और भारत के मध्य व्यापार करने के लिए अलग अलग भौगोलिक खोज करते हैं, अलग अलग रास्तों की खोज करते हैं। किस तरह से? तो समुद्री मार्ग का रास्ता खोजते हैं। ठीक है दोस्तों, समुद्री मार्ग का रास्ता ढूंढते हैं। ठीक है। और उसी क्रम में
द प्रिंस द हेनरी, इसको द नेविगेटर बोला जाता है, हेनरी द प्रिंस नेविगेटर बोला जाता है। और वहीं उसी का वो यूरोप का राजा रहता है, और यूरोप के वासियों जैसे वास्को डी गामा हो गया, फिर से अल्बुकर्क हो गया, इन सब को भेजता है अलग अलग तरीक़ों से कि आप जाएं और समुद्री मार्ग का पता लगा करके भारत में व्यापार करने की व्यवस्था ढूंढें। ठीक है, तो सबसे पहले जो व्यक्ति का नाम आता है वह आता है वास्को डी गामा का। ठीक है दोस्तों, ठीक है, वास्को डी गामा का था। हम यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं, वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा। भारत स्पेशल भारत कहाँ पहुंचा? भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। और वहाँ का जो राजा होता है, राजा जमोरिन। ठीक है दोस्तों, यहाँ का जो राजा होता है जमोरिन, वह उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, एक बार फिर बता दूं, सबसे पहले यूरोपीय वासियों में आने का क्रम बताया जाए तो हो जाएगा। सबसे पहले वास्को डी गामा आता है 1498 ईस्वी में आता है, भारत में आता है किस मार्ग से? तो समुद्री मार्ग का पता लगाते हुए। ठीक है, भारत आता है, भारत का स्पेशल किस राज्य में? तो केरल के किस बंदरगाह पर? था कालीकट। और वहाँ पर आते ही जमोरिन जो वहाँ के राजा थे वो उनका स्वागत करते हैं, बहुत भव्य स्वागत करते हैं। ठीक है, और जाने के क्रम में दोस्तों, जाने के क्रम में वास्को डी गामा क्या करते हैं? केरल से बहुत सारे प्रकार के मसाले ले जाते हैं अपने यूरोप में। ठीक है दोस्तों, और कहा भी जाता है कि हमारा जो केरल है मसालों के लिए प्रसिद्ध होता है। ठीक है, प्रसिद्ध है। यहाँ तक समझे? आइए मैप में समझते हैं कहाँ से ये दूरिया तय किए कर आ रहे थे। यहाँ से चले थे। ठीक है दोस्तों, ये यूरोप हो गया। यहाँ से ये इस तरह से रास्ता दिया, मैंने डॉट के माध्यम से दिखाया है, डॉट यहाँ के भारत, ये भारत का अपना केरल राज्य है। केरल राज्य में आते हैं और यहाँ केरल के जो कालीकट बंदरगाह है, यहाँ पर कालीकट के बंदरगाह पर आते हैं। ठीक है, तो ये जो जिस रास्ते से आते हैं उसको केप मार्ग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, केप मार्ग, ठीक ना। इसको केप ऑफ गुड होप के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हम लिख दें, यहाँ पर लिख दें हम, इसको लिख सकते हैं केप ऑफ गुड होप। ठीक है, और इसका हिंदी नाम है आशा अंतरीप। ठीक है दोस्तों, आशा अंतरीप। तो सबसे पहले वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आते हैं, 1498 ईस्वी में आते हैं और भारत के समुद्री मार्ग का पता लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया। ये कतई गलत है दोस्तों। भारत तो मानचित्र में पहले से ही था। ठीक है दोस्तों, भारत मानचित्र में पहले से ही था। उसके समुद्री मार्ग का पता वास्को डी गामा ने लगाया, तो उसको बोल दिया गया कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जोड़ना जरूरत है कि वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग का पता लगाया। ठीक है, ठीक, ये जिस मार्ग से आता है इसको केप ऑफ गुड होप मार्ग कहा जाता है। अक्सर दोस्तों प्रश्न भी आता है कि वास्को डी गामा किस मार्ग से भारत आए थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो केप ऑफ गुड होप के माध्यम से। कौन भेजा था? तो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, उसको द नेविगेटर भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर उनको भेजे थे और उन्हीं के माध्यम से ये आए थे भारत का पता लगाने के लिए। ठीक है, ये हम मैप से समझाइए अपना भारत है। ठीक, आइए दोस्तों कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। मैंने लिखा है कंपनियों के आगमन का क्रम। ठीक है, कंपनियों के आगमन का क्रम, अक्सर यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं कि कौन कंपनी पहले आई थी। तो पहले नंबर पर पी, दूसरा नंबर पर डी, तीसरा नंबर पर ए और चौथा नंबर पर एफ। मतलब क्या कि PDAF। ठीक है, जैसे हम लोग PDF लेते हैं ना, किसी भी डॉक्यूमेंट का PDF लेते हैं तो उसमें क्या चेंज कर देना है, सिर्फ एफ को नीचे कर देना है, PDAF। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा विस्तार
तो पीडी मतलब पुर्तगाल, जो कि 1498 ईस्वी में आए थे, ठीक। केरल के कालीकट में। डी मतलब डच, 1595 ईस्वी में आए थे। ए मतलब अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए थे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहाँ के महारानी रहती है एलिजाबेथ। वो क्या करती हैं, 10 वर्षों के लिए 15 वर्षों के लिए अंग्रेज के सभी वासियों को, मैंने अंग्रेज के वासियों को भेजती हैं भारत आने के लिए, ठीक है। और सिर्फ 15 वर्षों के फरमान के लिए, मैंने वहाँ पर व्यापार करने के लिए भेजती हैं। तो अंग्रेज 1600 ईस्वी में, एफ मतलब फ्रेंच 1664 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। ये आपका कंपनी के आगमन का क्रम रहा, ठीक। तो एक बार फिर देख लेते हैं। PDAF मतलब क्या है कि पी मतलब पुर्तगाल, डी मतलब डच, ए मतलब अंग्रेज और एफ मतलब फ्रेंच। इसका सन हो जाएगा 1498 ईस्वी, दूसरा 1595, ए मतलब रहेंगे 1600 और एफ मतलब फ्रेंच। ये आपको कंपनियों का या आगमन का क्रम याद हो गया होगा। स्थापना का क्रम देखते हैं। ये आए तो थे इस ईस्वी में, लेकिन इनका स्थापना जो हुआ, मैंने भारत पर वर्चस्व जिसको कहा जाता है, असली वर्चस्व जो हुआ, उसको इस तरह से हम लोग बांट सकते हैं। तो पुर्तगाल तो सबसे पहले आया था, तो पुर्तगाल ही होगा। 1498 ईस्वी में कोचीन पर आए थे, केरल के कालीकट पर, ठीक ना। और केरल के ही नज़दीक कोचीन पड़ता है। कोचिन मतलब फैक्ट्री मतलब क्या है कि वहाँ पर कोठी स्थापित की। कोठी मतलब क्या है कि वहाँ के राजा से आज्ञा लेकर के कोचिन स्थापित करना, मतलब क्या है कि कोठी स्थापित करना हमेशा के लिए। तो क्या हो जाएगा कि पी मतलब पुर्तगाल, और 1498 ईस्वी में कोचिन पर वहाँ के राजा से फरमान लेकर के, व्यापार करने के फरमान लेकर के, और कोचिन जाकर के अपनी कोठी स्थापित की 1503 में। 1498 में आते हैं, लेकिन जो कोठी स्थापना होता है उनकी 1503 ईस्वी में होता है। उसके बाद में और डच नहीं दोस्तों, अंग्रेज आते हैं 1600 ईस्वी में। अब यहाँ से 1503 में हो गया, तब 1600 आएगा। 1600 ईस्वी में अंग्रेज आते हैं, ठीक है। अंग्रेज आने के क्रम में सूरत पर आते हैं 1600 में, और सूरत में, ठीक ना, गुजरात के सूरत में 1602 ईस्वी में अपनी कोठी स्थापित करते हैं, ठीक है। डी मतलब डच, ठीक, डच, ये वाला डच 1602 में आते हैं, लेकिन यह अपनी कोठी 1605 में स्थापित करते हैं। कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम क्या कहाँ है दोस्तों, तो बता दे एक नज़र में हम। ये आपका दक्षिणी भारत हो गया। दक्षिणी भारत, ये जो एरिया होता है वो पूर्वी तट कहलाता है, और ये जो एरिया होता है पश्चिमी तट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर विशाखापट्टनम है, और विशाखापट्टनम के स्थान पर ही, मतलब इसके जगह ही क्या है, ये है आपका मसूलीपट्टनम है। और डच आते हैं 1605 ईस्वी में, अपनी कोठी स्थापित करते हैं। और लास्ट जो आते हैं वो आते हैं फ्रांसीसी, ठीक ना, फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी आते हैं 1664 में, लेकिन सूरत अपने कोठी स्थापित करते हैं 1667 में। और सबसे लास्ट वाला जो होता है, जो ये होते हैं पुर्तगाली, सबसे लास्ट में पुर्तगाल जाते हैं भारत से। अंग्रेज के जाने के बाद भी पुर्तगाल रहते हैं, ठीक ना दोस्तों, पुर्तगाल रहते हैं, और पुर्तगाल सबसे लास्ट में जाते हैं। एक बात और समझ लिया जाए यहाँ पर कि फ्रांसीसी और अंग्रेज, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच बहुत ही भारी युद्ध होता है, ठीक है दोस्तों, निर्णायक युद्ध होता है, जिसको कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में फ्रांसीसी इतने बुरी तरीक़ा से हारे और संधि किए कि इनका पत्ता गुल हो गया, और ये भारत से हमेशा के लिए चले गए। और स्थापना किसका हो गया? अंग्रेजी कंपनी का, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 ईस्वी में स्थापना होता है। आइए अब समझते हैं हम लोग स्थितियाँ कहने का मतलब है यहाँ पर कि कैसे यूरोपीय लोग आते हैं, ठीक है, मतलब किस रास्ते से आते हैं कि भारत तक पहुँच जाते हैं, और क्या क्या अड़चनें आती है भारत तक पहुँचने के लिए, किनको? तो यूरोप वासियों को, ठीक है। आइए समझते हैं। यहाँ पर मैंने स्थितियाँ लिख रखा है।
स्थितियाँ कहने का तात्पर्य है कि जब यूरोप और भारत के बीच व्यापार करने के लिए यूरोप के अलग अलग यात्री आते हैं, तो क्या होता है कि चूँकि यूरोप और भारत के लिए तो एक ही मार्ग था जो कि कुस्तुनतुनिया का अधिकार था। जिस मार्ग पर कुस्तुनतुनिया का अधिकार था, उस मार्ग पर केवल कुस्तुनतुनिया ही भारत और कुस्तुनतुनिया के बीच व्यापार होता था। लेकिन यूरोपवासी भी चाहते थे कि हम भी इसी मार्ग से व्यापार करें ताकि हमारा भी व्यापार आगे बढ़े। लेकिन क्या करता है कुस्तुनतुनिया आक्रमण कर देता है। ठीक है, कुस्तुनतुनिया क्या करता है, देखिए यहाँ पर समझिए कि यहाँ के यूरोप के जो पूर्वी भाग है वह यूरोप के पूर्वी भाग, यूरोप कहने का तात्पर्य है कि जहाँ से यूरोप को लाते हैं, जैसे वास्को डी गामा आते हैं। ठीक है, तो यूरोप के पूर्वी भाग वाले जो लोग रहते हैं उस पर कुस्तुनतुनिया अधिकार कर लेता है। मतलब 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया आक्रमण कर देता है। आक्रमण करके इस रास्ता को ब्लॉक कर देता है। मतलब कहा कि यूरोप और भारत के रास्ते को ब्लॉक कर देता है। इसका कहना था कि इस रास्ता से केवल मैं ही व्यापार करूंगा, बाकी देश के लोग, बाकी निवासी नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कुस्तुनतुनिया क्या करते हैं, आक्रमण करके इस रास्ते को ब्लॉक कर देता है। अब जब रास्ता ब्लॉक हो जाएगा दोस्तों, तो व्यापार संभव ही नहीं हो पाएगा। अब रास्ते की खोज करनी पड़ेगी, और ऐसे रास्ते की खोज करनी पड़ेगी जो डायरेक्ट हमको वहाँ तक पहुँचा दे। ठीक है, तो यूरोप का एक राजा रहता है, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन आता है यहाँ से कि यूरोप का जो राजा रहता है उसका नाम क्या था, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, जो कि यूरोप वासियों को अपने आज्ञा के बल पर आज्ञा को आप अपनी तरह से आज्ञा दे करके भेजता है कि जाइए आप लोग समुद्री मार्ग का पता लगाइए। ठीक है, तो यहाँ का राजा प्रिंस हेनरी द नेविगेटर क्या करते हैं, भौगोलिक खोज के लिए बहुत सारे यूरोप वासियों को भेजते हैं। ठीक, उस कालक्रम में यूरोप जो है, यूरोप इतना विकसित हो गया था कि वहाँ पर भौगोलिक खोजें शुरू हो गए थे। मतलब वहाँ पर क्या बोलते हैं, दिशा नियंत्रण सूचक यंत्र का प्रयोग होने लगा था। मतलब दिशा को ज्ञात करने के लिए यंत्र बनाया जा चुका था। ठीक है, तो क्या करता है यूरोप राजा रहता है प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। ये राजा अलग अलग तरीका से अलग अलग लोगों को समुद्री के मार्ग को पता लगाने के लिए भेजता है। और खासकर इस भौगोलिक दशा में स्पेन और पुर्तगाल सबसे आगे निकलते हैं, मतलब रास्ता पता लगाने के लिए। ठीक है, जब ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है दोस्तों, तो यूरोप और भारत के बीच संबंध जोड़ने के लिए अलग अलग समुद्री मार्ग का पता लगाया जाता है। ठीक है, मैंने ये स्पेशल मैप बना भी रखा है। और अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब यहाँ पर यूरोप में ये सब हो रहा था, तो भारत की स्थितियाँ क्या थी। भारत में दोस्तों मुगल वंश का शासन था। भारत में क्या था, मुगल वंश का शासन था। ठीक है दोस्तों, और जहांगीर यहाँ के राजा थे। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं मुगल वंश में हम लोग पढ़ेंगे कि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद में औरंगजेब शासन करने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो उस समय मुगल वंश भारत में था, और उस समय भारत अपने प्रकाट अवस्था में थी। मतलब क्या कि भारत में इतने अच्छी स्थिति थी कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर सभी प्रकार के उपलब्ध थे। मतलब क्या कि सुविधाएं उपलब्ध थी, हीरे जवाहरात थे, बहुत सारे सोने असफिया थी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा। अब क्या करता है ये कुस्तुनतुनिया, हम बताएं कि इस यूरोप और भारत के आने के क्रम में कुस्तुनतुनिया पूर्वी होकर आक्रमण करता है, तुर्की पर आक्रमण कर देता है, और जिस तरह से रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इतना समझ में आया दोस्तों। अब यहाँ एक बार और देख लेते हैं हम कि 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस क्या करता है, यूरोप का पता लगाते हुए यूरोप से निकलता है दोस्तों। देखिए 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका का खोज कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न आएगा कि अमेरिका का खोज किसने किया था, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने। किस ईस्वी में, तो 1492 ईस्वी में। कैसे किया था ये समझते हैं मैप के माध्यम से। यहाँ से क्रिस्टोफर कोलंबस निकलता है। ठीक है, हम जानते हैं कि यह क्या है, दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है। और ये क्या है दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका है, अमेरिका। ठीक है, यूरोप से क्रिस्टोफर कोलंबस निकलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से इस तरह से समुद्री मार्ग का पता लगाते हुए इस तरह से आता है, 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 इस तरह से आता है,
इस तरह से आता है, इस तरह से आता है, और इस तरह से पानी में होते यहाँ पर हमारा यूएसए है। यूएसए यहाँ पर, इधर ये टू पार्ट में तोड़ा गया, ये उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, ये यहीं पर यूएसए बसा हुआ है। तो यहाँ पर यूएसए का पता लगाते हुए, ये भी समुद्री मार्ग से आता है दोस्तों, इसको इधर ना जा करके ये इधर चला जाता है। कौन? तो क्रिस्टोफर कोलंबस इधर न जा करके, रास्ता भटक करके, इधर से पानी समुद्री मार्ग होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ तक आ जाता है दोस्तों। यानी यूएसए का खोज कर देता है, अमेरिका का खोज कर देता है। किस ईस्वी में? तो 1492 ईस्वी में। और 1498 ईस्वी में भारत, वास्को डी गामा भारत का खोज करता है। कहाँ से? तो यूरोप से निकलता है, इस तरह से उत्तर महासागरीय से केप ऑफ गुड होप के रास्ते यहाँ पर भारत के केरल के कालीकट के स्थान पर पहुँच जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने समझा। एक बार फिर से ओवरव्यू दे देता हूँ पूरे वीडियो का। ठीक है दोस्तों, मैंने स्पेशली बात किया था आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन शुरू करने के लिए। ठीक है, यूरोपीय कंपनी के आगमन में ये विश्व का मानचित्र है जो मैंने बनाया है, और किस तरह से सभी यात्री आते हैं, किस रास्ते से आते हैं। सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस निकलता है भारत की खोज के लिए दोस्तों। ठीक है, निकलता है भारत की खोज के लिए, लेकिन पहुंच जाता है कहाँ पर? अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका के यूएसए में। ठीक है, तो यूएसए का एक पता लगा लेते हैं। उसके बाद 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आता है, और वास्को डी गामा आकर के केप ऑफ गुड होप के माध्यम से भारत का पता लगा लेता है। ठीक है, फिर 1500 ईस्वी में दोस्तों, देखिए दोस्तों, वास्को डी गामा के आने के कालक्रम में बहुत सारे काल लगे, मतलब बहुत सारे वर्ष लग गए। तब 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा है। फिर 1498 में यहाँ से अपना मसाले ले करके वापस यूरोप जाता है। ठीक है, 1 साल वहाँ से लगता है। फिर 1498 में आता है, 49 में जाता है, फिर 1450 में आ जाता है दोस्तों। 1500 में फिर दोबारा आता है। ठीक है दोस्तों, फिर 1502 में आता है, 1500 में फिर आता है। ठीक है, 1500 फिर 2 में आता है। इस तरह से इनका व्यापार करने के लिए ये आते रहते जाते रहते हैं। और खासकर चूँकि हम जानते हैं दोस्तों कि इस तरह से ये मेरा भूमध्य रेखा है, दोस्तों। तो ये ऊपर वाला भाग आपका हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये नीचे वाला भाग है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो हम जानते हैं दोस्तों कि ध्रुव, ये आपका पृथ्वी हो गई, तो ये आपका ये उत्तरी ध्रुव हो गया, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो हम जानते हैं कि हम पृथ्वी के ऊपर यानी उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो हमें ठंडा की अनुभूति बहुत होने लगती है। मतलब यहाँ पर जिस तरह से हम उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो हमें ठंडा बहुत लगेगा, और नीचे की ओर बढ़ेंगे तो गर्मी अधिक लगेगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी माफ़ कीजिएगा। उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है? ठंडा बढ़ने लगती है। और यूरोप का हमारे भारत से व्यापार करने का तात्पर्य यही था कि यहाँ से किस तरह से अधिक मसाले ले लिया जाए, मसाले लेकर अपने देश लौटा जाए, ताकि हमें ठंडी में अधिक ठंडी न लगे दोस्तों। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे भारत में ठंडी के मौसम में उतनी ठंडी नहीं लगती है जितने कि उत्तरी गोलार्ध में लगता है। उत्तरी गोलार्ध में अफ्रीका जाइएगा दोस्तों, इधर अफ्रीका ग्रीनलैंड में जाइएगा तो बहुत ठंडा लगता है, इतना ठंडा लगता है तो हम लोग से सहन नहीं होगा। इसलिए यूरोप के वासी, खासकर से पुर्तगाल, मसाले के व्यापार के लिए, स्पेशली मसालों के व्यापार के लिए आते हैं और यहाँ से मसाले ही ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पुर्तगाल के बाद डच आते हैं और डच किस तरह से क्या क्या करते हैं और क्या क्या भारत से ले जाते हैं दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।